हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, और ये आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल हमारे सामने आता है वो ये है कि हम कब बोलेंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या फिर डेड है। तो ये पता करने के लिए कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है या फिर डेड है, हम क्या करते हैं, उसमें सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट ढूंढने का कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि वो क्या दौड़ तो नहीं रहा है, कुछ खा तो नहीं रहा है, कुछ बोल तो नहीं रहा है, ठीक है, सांस तो नहीं ले रहा है, ठीक है। अगर ये सब मूवमेंट हम लोग देख पाते हैं तो हम लोग बोलते हैं वो अलाइव है, नहीं तो डेड है, ठीक है। और ये मूवमेंट जो है वो आइदर ग्रोथ रिलेटेड हो सकता है या फिर ग्रोथ रिलेटेड नहीं भी हो सकता है। लेकिन कई सारे हमारे आसपास ऐसे भी प्लांट और एनिमल है जो देख के तो लगेगा कि नहीं कि कोई सॉर्ट ऑफ मूवमेंट कर रहे हैं, ना वो ग्रो कर रहे हैं ना मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी वो असलियत में क्या होते हैं, जिंदा होते हैं। तो उनके शरीर में क्या हो रहा होता है कि उनके शरीर में मूवमेंट हो रहा है, लेकिन वो ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल हो रहा है। बहुत ही छोटे स्तर पर उनके सेल्स में कोई छोटा मोटा मूवमेंट हो रहा होगा, और ये मूवमेंट इनविजिबल होता है हमारे आँखों को, ठीक है। इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल से साइटोप्लाज्म में कुछ मूवमेंट हो रहा होगा, तो बोल सकते हैं कि ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट हर ऑर्गेनिज्म में होता है। और ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट देख के हम बोल सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या फिर डेड है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी उठ के खड़ा होता है वायरसेस के ऊपर। वायरसेस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट को शो नहीं करते हैं तब तक जब तक कि वो किसी सेल को इन्फेक्ट ना कर दे, ठीक है। सेल के बाहर वो लगते ऐसे लगेंगे कि वो मरे हुए हैं, उनके अंदर कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट भी नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो वायरस किसी सेल के अंदर, एनिमल या फिर ह्यूमंस के अंदर जब एंटर करते हैं तो वो वायरस काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग एक कंट्रोवर्सी चलता आ रहा है कि वायरसेस ट्रूली अलाइव है भी कि नहीं है, ठीक है। तो खैर इस कंट्रोवर्सी में हमें नहीं पढ़ना है। हमारा आज का मेन टॉपिक है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और लाइफ प्रोसेसेस। अब सवाल आता है कि ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्यों जरूरी है लाइफ के लिए। तो देखिए, इसको आप ऐसे समझिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमारा जो शरीर है वो सेल से बना हुआ है, कई सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनते हैं और कई सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन से हमारा डिफरेंट सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट और वक्त के साथ साथ ये सब जो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है ये ब्रेक डाउन होते रहता है। अगर ये ब्रेक डाउन होता ही रह जाएगा तो ये ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं बचेगा, ठीक है। इसलिए हमारे शरीर में लगातार रिपेयर एंड मेंटेनेंस जॉब चलते रहता है। तो यही रिपेयर एंड मेंटेनेंस जॉब को परफॉर्म करने के लिए शरीर में मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता रहता है, समझे। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों नेसेसरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर में रिपेयर एंड मेंटेनेंस जॉब को परफॉर्म करता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक है कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या है, तो इसका जवाब भी हम लोग इसी के आधार पर दे सकते हैं। लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जॉब परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। यहाँ पे भी लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन, ये रहा। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस रिपेयर एंड मेंटेनेंस जॉब इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कौन से वो लाइफ प्रोसेसेस है जो शरीर में रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जॉब करते हैं। तो देखिए, पहला है न्यूट्रिशन। टोटल 4 लाइफ प्रोसेस है। पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन और चौथा है एक्सक्रीशन। और यही चारों को इस चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। तो हमारा पढ़ने का तरीका भी यही होगा। आज की क्लास में हम न्यूट्रिशन को काफ़ी डिटेल में ख़त्म करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन को, और उसके नेक्स्ट में ट्रांसपोर्टेशन, और उसके नेक्स्ट में एक्सक्रीशन, 4 पार्ट में ये वीडियो ये चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। तो सबको डिटेल में स्टार्ट करने से पहले एक बार एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं कि सबका मतलब क्या होता है। न्यूट्रिशन का मतलब, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम लोग कोई एक सोर्स ऑफ एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू द इनसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। मतलब फूड को अंदर लेना को ही बोलते हैं न्यूट्रिशन। दूसरा है रेस्पिरेशन। फूड एक बार अंदर ले लिए, डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद उस फूड को ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन का मदद से उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और उस फूड से क्या निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं। तो उस एनर्जी रिलीज को बोलते हैं रेस्पिरेशन, समझे कि नहीं। रेस्पिरेशन का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू गिव आउट एनर्जी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है फूड और ऑक्सीजन को बॉडी के एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट में कैरी करना, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और लास्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब जब एनर्जी रिलीज़ करते हैं हम लोग फूड का यूज़ करके तो कुछ बाई प्रोडक्ट रिलीज़ होता है। वो बाई प्रोडक्ट ना ही यूजलेस होते हैं बल्कि हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है। ना सिर्फ यूजलेस बल्कि हार्मफुल भी होते हैं, इसीलिए उस बाई प्रोडक्ट को रिमूव करना जरूरी है। तो उस रिमूव करने को प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन।
तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, सबको डिटेल में पढ़ेंगे ही, तो अभी उतना इसमें नहीं छेड़छाड़ करते हैं। उससे पहले एक यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक को क्लियर किया जाए। यहाँ पे बताया गया है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में नो स्पेसिफिक ऑर्गन हमें देखने को मिलता है। उनके शरीर में कोई ऑर्गन नहीं होता है, क्योंकि वो होते ही है सिंगल सेल्ड, एक ही सेल के बने होते हैं, तो उसमें ऑर्गन होने का सवाल ही नहीं उठता है। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल एमीबा का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो चूंकि यहाँ पे कोई ऑर्गन्स नहीं है, तो ये अपना फूड लेने का काम या फिर रेस्पिरेशन का काम या फिर एक्सक्रीशन का काम, रिमूवल ऑफ वेस्ट, ये सब काम करते कैसे हैं जब ऑर्गन्स नहीं है? तो हमारे शरीर में तो सब है, नाक है, लंग्स है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सब काम परफॉर्म कर देता है, लेकिन सिंगल सेल में ये सब काम कैसे होता है? तो इसको आप ऐसे समझिए, ये लोग एक प्रोसेस का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। जहाँ पे कोई मॉलिक्यूल ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, वहाँ से वो मॉलिक्यूल कम मात्रा वाले एरिया में एंटर करेगा। इस मूवमेंट को बोलते हैं डिफ्यूजन। फॉर एग्जांपल इसे समझिए कि मान लीजिए ये एक बीकर है, इसमें थोड़ा सा पानी रखा हुआ है और यहाँ पे कुछ चीनी रखा हुआ है। इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो आप पाएंगे कि कुछ देर बाद यहाँ का पानी भी मीठा हो गया। मतलब चीनी का जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन मूव किया है टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। इसी मूवमेंट को बोलते हैं डिफ्यूजन। समझ में आया डिफ्यूजन? तो देखिए, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इसी प्रोसेस का यूज़ करते हैं। मान लीजिए इनको रेस्पिरेशन करना है, मतलब बाहर से क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए, इसका मतलब इनके शरीर में ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम हो गया और बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में है, तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, तो ऑक्सीजन का जो पार्टिकल्स है वो यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, और इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। समझे कि नहीं समझे? सिमिलरली अगर इनके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना है, तो रिमूव करना है मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो ज़्यादा से कम का तरफ कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाएगा। ये भी है डिफ्यूजन, ठीक है। वैसे ही फूड लेने का काम भी ऐसे ही करते हैं। अगर इनको फूड चाहिए तो यहाँ पे फूड का कमी है और यहाँ पे फूड अगर है तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फूड मूव कर जाएगा। तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये लोग ये सब काम निपटाते हैं। लेकिन हमारा शरीर क्या ऐसे काम कर सकता है? नहीं। इनके शरीर में क्या एक एडवांटेज होता है कि इनका जो सारा बॉडी सर्फेस है ना, वो इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में होता है। लेकिन हमारे शरीर में क्या होता है? मान लीजिए ये हमारा शरीर है, शरीर का जो ऊपर का जो सेल्स है जो हमारे स्किन पर है, वो सब तो चलिए गैसेस एक्सचेंज कर लेगा एटमॉस्फेयर से विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। लेकिन अंदर के सेल्स का क्या, जो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, वहाँ तो डिफ्यूजन से काम नहीं हो पाएगा। यहाँ ऑक्सीजन कैसे जाएगा? यहाँ पे फूड कैसे पहुँचेगा? समझ रहे हैं बात को? यहाँ जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हुआ वो वेस्ट हटाएंगे कैसे? तो इसीलिए हमारे शरीर में डिफ्यूजन से काम नहीं चलने वाला है, हमें स्पेसिफिक ऑर्गन्स चाहिए ये सब काम को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि डिफ्यूजन क्यों हम लोग के लिए इनसफिशिएंट है, तो आपको आंसर देना होगा इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हम, ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। सभी सेल्स इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं। दस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स। सिंपल डिफ्यूजन से काम नहीं चलने वाला है, समझे? चलिए तो कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, why is diffusion insufficient to maintain the oxygen requirement of multicellular organisms like humans? डिफ्यूजन क्यों इनसफिशिएंट है ह्यूमंस के लिए? तो इसका आंसर आपको मिल ही गया। ये जो यहाँ पे रेड से अंडरलाइन किया गया है, इतना आपको लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? कब बोलेंगे कि कोई चीज़ अलाइव है? तो बहुत सारे क्राइटेरिया है। नंबर 1, हम लोग सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट देखने की कोशिश करते हैं, रन कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ब्रीथ कर रहा है, या फिर हम लोग उसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट देखने की कोशिश करते हैं। मॉलिक्यूलर मूवमेंट को दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, हम लोग उसमें लाइफ प्रोसेस ढूंढने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया कुछ क्राइटेरिया। नंबर 3, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म आउटसाइड रॉ मटेरियल को किस चीज़ के लिए यूज़ करता है? तो सिंपल सा जवाब है, हम लोग उसको आउटसाइड रॉ मटेरियल को यूज़ करके एनर्जी लेते हैं और उसके जरिए बॉडी में रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जॉब परफॉर्म करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? लाइफ के लिए कौन से प्रोसेसेस इसेंशियल है? तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, NRTE, N फॉर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये 4 लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग लाइफ। चलिए अब हम लोग, ये तो था ब्रीफ इंट्रोडक्शन, अब हम लोग न्यूट्रिशन को स्टार्ट करने वाले हैं और आज की क्लास में न्यूट्रिशन को खत्म करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा तो आप घबराइएगा नहीं, आराम से समझते जाइए, और बीच में जब थक जाए तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा रेस्ट भी ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो फूड लेते हैं ना, जो खाना खाते हैं, उस फूड से हमें 2 चीज़ मिलता है। पहला तो एनर्जी, जिससे हम काम करते हैं और बॉडी का डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं,
और दूसरा मटेरियल, हमारा शरीर का साइज़ भी तो इंक्रीज़ होता है ना वर्क के साथ साथ, तो साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए जो मटेरियल जो होता है वो कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रिशन के आधार पर ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और दूसरा है हेटरोट्रॉप्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर फूड। अब इतना सिंपल डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा क्लास 10 में। ऑटोट्रॉप्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बात भी आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिंपल फूड मटेरियल को यूज़ करते हैं, और वो फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज। इनऑर्गेनिक सोर्सेज क्या होता है और ऑर्गेनिक सोर्सेज क्या होता है? देखिए, ऑर्गेनिक सोर्सेज वो होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन एक साथ प्रेजेंट हो, और इनऑर्गेनिक सोर्सेज वो होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन एक साथ प्रेजेंट ना हो। तो ये जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ना, वो मेनली इनऑर्गेनिक सोर्सेज का यूज़ करते हैं। इनऑर्गेनिक सोर्सेज में मेनली आपका आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ऑटोट्रॉप्स मेनली ये दो चीज़ को यूज़ करके अपना फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं। ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल हो गए ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं। अब ये देखिए, यहाँ इस सब वर्ड को मार्क कीजिएगा जो आपको डिफरेंस लिखने में आसानी होगा। ऑटोट्रॉप्स सिंपल फूड मटेरियल यूज़ करते हैं, जबकि हेटरोट्रॉप्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को यूज़ करते हैं। अब अपने शरीर में जब वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ले लेते हैं हेटरोट्रॉप्स, तो क्या करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को वो लोग ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर वंस। ठीक है, और उसको यूज़ कर लेते हैं फॉर अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अब ये जो काम है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करके सिंपल सब्सटेंस बनाना, ये काम कौन करता है? हर ऑर्गेनिज्म के अंदर में एक बायो कैटलिस्ट होता है जिसको बोलते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स एक ऐसा केमिकल है जो आपके शरीर में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू सिंपलर वंस। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं रिएक्शन का स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन ये खुद चेंज नहीं होता है एंजाइम्स। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे और भी डिटेल में एंजाइम्स के बारे में। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझिए कि एंजाइम्स वो सब्सटेंस होता है जो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करता है, रिएक्शन का स्पीड बढ़ा देता है, और विदाउट इटसेल्फ बीइंग चेंज, खुद चेंज नहीं होता है रिएक्शन के दौरान। ठीक है, तो हर हेटरोट्रॉप्स के शरीर में एंजाइम्स होता है, और एंजाइम्स ऐसे फूड लेते हैं। इन हेटरोट्रॉप्स का एग्जांपल हो गया एनिमल्स एंड फंगी। ठीक है, हम लोग भी हेटरोट्रॉप्स हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स? चलिए, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसके बारे में थोड़ा लिखिए ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स के बारे में, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में लिखेंगे, द ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सर्टेन बैक्टीरिया मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। They are termed autotrophs and their mode of nutrition autotrophic nutrition। समझ में आ गया? एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में क्या लिखेंगे? द ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? एनिमल्स एंड फंगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अब हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को काफ़ी डिटेल में स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हेटरोट्रॉपिक पे आएंगे। चलिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपको पता ही है, अपना खाना खुद बनाना, और अपना खाना खुद बनाने का एक ही प्रोसेस है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपने छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा। ये एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट इट इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इस प्रोसेस के जरिए ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, बाहर से सब्सटेंसेस लेते हैं, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जिसको ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, तो वही फिर से लिखा गया कि दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये दो चीज़ लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, तो इसको और भी अच्छे तरीके से अगर लिखना चाहे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। ये देखिए, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग बैक्टीरिया यूटिलाइज द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू सिंथेसाइज का मतलब होता है मेक देयर ओन फूड। In this process, carbon dioxide combines with water in the presence of sunlight and chlorophyll to form carbohydrates. During this process, oxygen is released as a byproduct. ठीक है, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज हो जाता है। मतलब बनाना चाह रहे हैं फूड, लेकिन ऑक्सीजन भी साथ साथ रिलीज होता है, उसको इसलिए उसको बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। और साथ साथ ये इक्वेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इतना आपको प्रिपेयर कर लेना है। अब देखिए, अब हमें तो पता है कि प्लांट ने क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट बना दिया, और उस कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करके वो लोग एनर्जी निकाल लेंगे। लेकिन जितना ज़रूरत है, अगर उससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बन गया तो उस एक्सेस एनर्जी को वो लोग किस रूप में स्टोर करते हैं? तो वो लोग उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं अपने बॉडी में। ठीक है, तो ये बात याद रखना है कि प्लांट अपने एनर्जी रिजर्व को किस रूप में मेंटेन करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च।
ऐसा ही कुछ सिमिलर प्रोसेस हमारे शरीर में भी होता है। हम लोग भी जब खाना एक्स्ट्रा ले लेते हैं जो हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम लोग स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन हमारे शरीर में, ठीक है। और ये स्टोर होता है इन द लीवर, ठीक है। तो इतना बात आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये रहा इक्वेशन दिया गया यहाँ पे। अब देखते हैं क्या क्या इवेंट, क्या क्या घटनाएं घटती है इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। तो 3 इवेंट्स होता है इस फोटोसिंथेसिस में। पहला, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्लोरोफिल जो कि एक पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट, कहाँ पे होता है थोड़े देर में डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझिए कि ये क्लोरोफिल जो है, जो कि पत्तों में पाया जाता है, वो लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है सबसे पहले। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वो लाइट एनर्जी को अब कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू केमिकल एनर्जी। और साथ साथ ये जो आप वाटर मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं H2O, ये वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और तीसरा इवेंट होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है आपका प्यारा कार्बन डाइऑक्साइड और ये है आपका कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पे C कार्बन और ऑक्सीजन है और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन C6H12O6। आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। और हाइड्रोजन का एडिशन ही तो क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो वही रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट ये होता है यहाँ पे। तो ये 3 इवेंट होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। अब ऐसा भी नहीं है कि ये तीनों इवेंट वन आफ्टर द अदर हो, किसी भी क्रम में ये हो सकता है। फॉर एग्जांपल, डेजर्ट प्लांट ऐसे होते हैं जो रात को कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं और उसको यूज़ करके एक इंटरमीडिएट, एक बीच का प्रोडक्ट बना लेते हैं। और जब दिन में उसके ऊपर एनर्जी पड़ता है तो उस प्रोडक्ट को वापस किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इनटू कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ बताया गया है। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर अ माइक्रोस्कोप, यू विल नोटिस दैट सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स। These green dots are cell organelles called chloroplast which contain chlorophyll। अब यहाँ पे देखिए, ये एक पत्ता है और ये जो पत्ता का मोटाई वाला जो सेक्शन है, इसको छोटा सा हिस्सा अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर अगर देखेंगे ना, जिसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, ठीक है, इसको अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा सिचुएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये लीफ का हो गया ऊपर वाला हिस्सा और ये लीफ का नीचे वाला हिस्सा, और ये हो गया लीफ का मोटाई, ठीक है। तो ऊपर वाले को अपर एपिडर्मिस बोलते हैं, नीचे वाले को लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। और ये सब जो गोल गोल आपको दिख रहा है रेक्टेंगुलर शेप में, ये सब प्लांट सेल्स है, ये सब सेल्स है, ये सब सेल्स है। इतना समझे? अब इस सेल के अंदर आपको ग्रीन ग्रीन डॉट देखने को मिलेगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बहुत सारे ग्रीन ग्रीन डॉट है। तो इस ग्रीन ग्रीन डॉट को हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इतना समझे? और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, आपका क्लोरोफिल होता है, जो कि ग्रीन कलर एक पिगमेंट होता है जो सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करता है। समझे कि नहीं समझे? चलिए, तो वही यहाँ पे लिखा गया था कि ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ये ग्रीन ग्रीन डॉट क्लोरोप्लास्ट है विच कंटेन क्लोरोफिल। अब यही क्लोरोफिल काफ़ी जरूरी होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाँ, वही एक यहाँ पे एक्टिविटी के जरिए बताया गया है और ये एक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग डिटेल में एक बार पढ़ लेते हैं। ये एक्टिविटी में प्रूव होगा कि क्लोरोफिल नेसेसरी होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले क्या बोला गया है, टेक अ पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीफ, फॉर एग्जांपल मनी प्लांट और क्रोटोन्स। ऐसा प्लांट लीजिए जिसमें वेरीगेटेड लीफ हो। वेरीगेटेड लीफ ऐसा लीफ होता है जिसमें ग्रीन पार्ट और नॉन ग्रीन पार्ट दोनों हो। अब और आप समझते ही होंगे कि ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और नॉन ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा। उसके बाद उस प्लांट को डार्क रूम में रख दीजिए फॉर 3 दिन, ताकि जितने भी उसमें स्टार्च थे वो सब यूज़ अप हो जाए, ठीक है। स्टार्च आपको समझ में ही होगा, जो स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होता है। उसके बाद उस प्लांट को सनलाइट में रखिए फॉर 6 घंटा तक, ताकि उसमें क्या हो जाए, फिर से वापस फोटोसिंथेसिस हो जाए और वापस उसमें स्टार्च फॉर्मेशन हो। तो अब नियम के हिसाब से तो कहाँ पे देखिए, ये एक पत्ता था, इसमें ये है ग्रीन पार्ट और ये है नॉन ग्रीन पार्ट। ये ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल होगा और जब इसको धूप में रखे होंगे तो यहीं पे सिर्फ स्टार्च फॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है ना। यहीं पे फोटोसिंथेसिस हुआ होगा और यहीं पे स्टार्च फॉर्मेशन हुआ होगा। ये नॉन ग्रीन पार्ट में स्टार्च नहीं होगा, ठीक है। ऐसा होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा गया है। फिर प्लग द लीफ फ्रॉम द प्लांट, एक पत्ता उसमें से तोड़ लीजिए। उसके बाद उसका जो ग्रीन एरियाज़ है उसको एक पेपर में शेड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन एरिया था। उसके बाद उस पत्ते को एक बॉइलिंग वाटर में डालिए ताकि उसका जो सेल वॉल है वो थोड़ा लूज़ हो जाए सेल्स का। उसके बाद उस पत्ते को एक ऐसे बीकर में जिसमें अल्कोहल है उसमें डुबो दीजिए। फिर उस बीकर को जिसमें अल्कोहल था पत्ते के साथ
तो उस बीकर को क्या कीजिए, एक वाटर बाथ में डालिए, उबलता हुआ पानी में डाल दीजिए और उसको थोड़ा बॉईल कीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो जो पत्ता का कलर जो था, जहाँ जहाँ पे ग्रीन था, अब वो भी वाइट हो गया, वो भी कलरलेस हो गया, ठीक है। और जो अल्कोहल था वो ग्रीनिश हो गया, मतलब उस पत्ते का क्लोरोफिल निकल के उस अल्कोहल में जाकर डिजॉल्व हो गया, ठीक है। अब वो पत्ता पूरी क्या है, कलरलेस है। आपको पता नहीं है कि कहाँ पे ग्रीन था, कहाँ पे नॉन ग्रीन था। भले ही आपने पहले ट्रेस किया था तो आपको उस इन्फॉर्मेशन से पता चलेगा, नहीं तो ऐसे आप देख के बता नहीं सकते हैं कि कहाँ पे क्लोरोफिल है, कहाँ पे पहले ग्रीन पार्ट था, कहाँ पे नॉन ग्रीन पार्ट था। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद उस पत्ते का आयोडीन टेस्ट कीजिए, आयोडीन सॉल्यूशन में डुबो दीजिए उस पत्ते को। अब ये आयोडीन टेस्ट क्या होता है, हम लोग हमेशा जब क्या होता है ना, कहीं पे जब जो पत्ता में जहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट होता है, अगर उसमें आयोडीन सॉल्यूशन पड़ता है तो वो जो स्टार्च जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डुबोएंगे तो आप पाएंगे कि जहाँ जहाँ पे ग्रीन पार्ट था, यहाँ पे ग्रीन था तो देखिए यहाँ पे ब्लू ब्लैक हो गया, यहाँ पे ग्रीन था तो यहाँ पे ब्लू ब्लैक हो गया। और जो नॉन ग्रीन पार्ट था, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ पे स्टार्च भी नहीं था और इसलिए वहाँ पे ब्लू ब्लैक भी नहीं हुआ। समझ रहे बात का गहराई, यहाँ पे ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। तो ये प्रूफ करता है कि जहाँ पे क्लोरोफिल होता है वहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है, और जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होता है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो यही इस एक्टिविटी का एम था, टू प्रूव दैट क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको सिर्फ यहाँ से इतना याद रखना है कि आयोडीन टेस्ट के दौरान स्टार्च का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कि हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता कैसे है? तो आप अगर इस पत्ते का स्ट्रक्चर देखें ना, आप अगर इस पत्ते का स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे, तो देखिए आप यहाँ पे ये पत्ता का ऊपर वाला हिस्सा है और ये पत्ता का नीचे वाला हिस्सा है। तो नीचे वाले हिस्से में आप यहाँ पे एक गैप देख पा रहे हैं, ये गैप आपको दिख रहा होगा, इस गैप को बोलते हैं स्टोमाटल पोर, ठीक है, स्टोमाटा बोलते हैं। और देखिए, और ये जो गैप है ऊपर लीफ के ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट दोनों में प्रेजेंट होता है। ऊपर वाले में थोड़ा कम स्टोमाटा होता है, नीचे वाले में अच्छा खासा स्टोमाटा होता है, ठीक है। और इसी स्टोमाटल पोर के जरिए गैसियस एक्सचेंज होता है। यहाँ पे पढ़ते हैं एक बार। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पे, इतना चीज़, ये एक सेल और ये एक सेल, दोनों को गार्ड सेल बोलते हैं, ठीक है। ये एक गार्ड सेल है और ये एक गार्ड सेल है, ठीक है। चलिए ये डायग्राम को अब देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टोमाटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द सर्फेस ऑफ लीफ, ठीक है। और यहीं से गैसियस एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है थ्रू दिस टाइनी पोर्स। अब लेकिन ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नोट करना कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब भी होता है ना, तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ पत्तों के जरिए ही होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टेम्स, रूट्स, लीव्स, हर जगह होता है, ठीक है। हर जगह से गैसेस एक्सचेंज देखने को मिलता है। अब जैसे ही यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है तो साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी रिलीज हो जाता है इस होल के जरिए, ठीक है, जो कि प्लांट के लिए अच्छा नहीं होता है। उसलिए ये प्लांट ये पोर को तभी खोलती है, ये छेद को तभी खोलती है जब इन्हें गैसेस एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड लेना हो तो, ठीक है। नहीं तो जब जरूरत नहीं होता है तो ये पोर को अक्सर बंद करके रखती है ताकि वाटर लॉस ना होता रहे, ठीक है। और तो ये इस पोर को खोलने और बंद करने का काम किसका है? तो इस पोर को खोलने और बंद करने का काम ये दो सेल का है। तो येलो सेल आपको दिख रहा है जिसको गार्ड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों सेल का काम है कि इस छेद को बंद करना और खोलना, ठीक है। तो देखिए जब इस पोर को जब खोलना होता है, इस पोर को बोलते हैं स्टोमाटल पोर, जब इसको खोलना होता है तो ये जो गार्ड सेल्स है वो स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं, जिस वजह से ये जो पोर है वो ओपन हो जाता है। और जब इस पोर को बंद करना होता है तो ये गार्ड सेल्स श्रिंक कर जाते हैं, जिस वजह से ये पोर बंद हो जाता है। एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। खोलने और बंद करने का काम गार्ड सेल का है, जो येलो आपको दिख रहा है, दो गार्ड सेल। द गार्ड सेल्स स्वेल, फूल जाते हैं, व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, इसमें वाटर एंटर कर देगा सेल का अंदर तो ये सेल फूल जाएंगे, कॉजिंग द स्टोमाटल पोर टू ओपन, जिससे ये पोर ओपन हो जाता है, छेद, ठीक है। सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल श्रिंक, और जब गार्ड सेल श्रिंक होते हैं तो ये पोर बंद हो जाता है। इतना समझे कि नहीं समझे? और ये भी डायग्राम देख लीजिए, ये सेल के अंदर ये ग्रीन डॉट आपको दिख रहा होगा, ये सब ग्रीन डॉट क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? हमारा क्लोरोफिल होता है, ठीक है। बस इतना बात आपको यहाँ से पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा एक्टिविटी 6.2 है, इसको भी देख लेते हैं। इस एक्टिविटी में ये बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसको सिंपल ब्रीफ में बताते हैं कि क्या लिखा हुआ है। बोला गया कि आप दो प्लांट लीजिए, कोई सा भी प्लांट, और एक प्लांट के पास में आप एक प्लेट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दीजिए।
एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड है, और ये क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, और उसको दोनों ही प्लांट को बेल जार से ढक दीजिए, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो ये यहाँ पे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस था वो सबको ऑब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन यहाँ पे इस वाले प्लांट को अच्छा खासा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला। फिर इसको धूप में रख दीजिए और फिर आयोडीन टेस्ट कराइए इसके पत्ते का, तो आप पाएंगे कि जब इसका पत्ता जब आयोडीन टेस्ट करेंगे ना तो ये अच्छा खासा ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा, लेकिन इसका पत्ता उतना ब्लू ब्लैक कलर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं था, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना होने के कारण यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, और फोटोसिंथेसिस नहीं होने के कारण इसके पत्ते में स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ, और स्टार्च ना होने के कारण ये पत्ता ब्लू ब्लैक कलर भी उतने अच्छे तरीके से नहीं दे पाया। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे लेता है, लेकिन उसको और भी बहुत सारे रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ता है प्लांट को, जैसे कि आपका हो गया वाटर हो गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ को भी उसका जरूरत उसको पड़ता है। तो ये सब चीज़ वो कहाँ से लेते हैं? तो वाटर का जहाँ तक बात है वो सॉइल से ले लेते हैं, और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम ये सब भी वो लोग सॉइल से लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन लेने का उनके पास कई सारे तरीके होते हैं। नाइट्रोजन वो लोग क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स। जब बिजली कड़कता है, लाइटनिंग होता है, तो कुछ नाइट्रेट्स एटमॉस्फेयर में फॉर्म हो जाते हैं और वो मिट्टी में गिर जाते हैं, ठीक है। तो वो नाइट्रेट्स या फिर नाइट्रेट्स वो सॉइल से ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक तरीका तो ये हुआ। या फिर कई सारे प्लांट अपने जो रूट्स होते हैं, जड़ में कुछ स्पेशल बैक्टीरिया उसके पाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल राइजोबियम हो गया, ठीक है। तो वो राइजोबियम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं जिसमें नाइट्रोजन हो, और उस नाइट्रोजन को प्लांट यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि प्लांट को इतना झमेला करने का क्या ज़रूरत है? ये अगर प्लांट है और यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे ऑलरेडी 78% ऑक्सीजन तो 78% नाइट्रोजन तो है ही, तो इतना मिट्टी से लेने का क्या ज़रूरत है, यहाँ से डायरेक्ट ले लो। तो लेकिन इतना आसान नहीं है, ये प्लांट लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ये ऑब्जॉर्ब तभी करेंगे जब क्या तो मिट्टी से कोई फॉर्म में उनको अवेलेबल कराया जाए, तो ही ऑब्जॉर्ब कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमने ख़त्म कर लिया ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अगला है हमारा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अगर आप थक गए हैं तो थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं, पानी वानी पी लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसका मतलब हमें पता ही है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहता है, तो वो ऑर्गेनिज्म को हेटरोट्रोप बोलते हैं, और जिस तरीके से वो न्यूट्रिशन लेता है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका हो गया, यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहला आपका हो गया सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है कि सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्सॉर्ब इट। तो वो ऑर्गेनिज्म करते क्या है कि वो फूड मटेरियल को अपने शरीर के बाहर ही ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया फंगी, जैसे कि आपको ब्रेड माउल्ड में देखने को मिलता है, ठीक है, और ईस्ट और मशरूम, ये सब अपने शरीर के बाहरी फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और फिर फूड को ऑब्जॉर्ब करते हैं। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। दूसरा है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस कैटेगरी में हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि पूरे फूड को अंदर लेते हैं और उसको अंदर ही ब्रेक डाउन करते हैं इनसाइड देयर बॉडी। मतलब हम अपने शरीर के अंदर इंजेशन, डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन, ये तीनों काम शरीर के अंदर करते हैं। इसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया एमीबा, फ्रॉग्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। और तीसरा हो गया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम, ठीक है। दूसरे शरीर पर रह के उसका न्यूट्रिशन वहाँ से लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका कैस्कटा, अमरबेल, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म्स, ठीक है। ये सब इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो तीनों का आपको प्रिपेयर कर लेना है, डेफिनेशन यही रहा बस। चलिए अब बात करते हैं कि देखते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि एमीबा, वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है। तो देखिए ये आपके एग्जाम में कई बार आ भी चुका है कि एमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्सप्लेन करो। तो देखिए एमीबा टेक इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। तो एमीबा को देखिए, ये एमीबा है, जैसे ही उसको यहाँ पे फूड दिखा तो वो उसके ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना के उस फूड को कैप्चर करता है। ये उंगली जैसा जो प्रोजेक्शन निकला हुआ है उसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। फूड को कैप्चर कर लेंगे और यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस बन जाएगा जिसको बोलते हैं फूड वैक्यूल, ठीक है। उसके अंदर फूड पार्टिकल है और धीरे धीरे उस फूड को ऑब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा गया कि इनसाइड द फूड वैक्यूल, इस फूड वैक्यूल के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट किया जाएगा
विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, और फिर वो फूड को ऑब्जर्व करके साइटोप्लाज्म में ले लेंगे। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये येलो पार्ट को साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सर्फेस ऑफ द सेल एंड देन थ्रोन आउट, और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं। ऐसा ही कुछ काम पैराम्यूसियम में भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बस तो आपको सिर्फ एमीबा वाला याद करके रखना है अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है। अब सबसे मेन टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है, आपको ये सब बात पता भी होना चाहिए अपने शरीर के बारे में, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि एलिमेंट्री कैनल एक होता है। एलिमेंट्री कैनल इज अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस, मुंह से लेकर गुदा तक जो एक लंबा ट्यूब है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। डायग्राम देखते हैं, डायग्राम में अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये है आपका माउथ से लेके ये एक लंबा पाइप गया है ओसोफेगस, फिर स्टमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनस। ये पूरा एक लॉन्ग कंटिन्यूअस ट्यूब है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्यूब को एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? चलिए, और इस ट्यूब का मतलब इस एलिमेंट्री कैनल का डिफरेंट पार्ट्स है। आपने अभी देखा माउथ हो गया, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो डिफरेंट पार्ट्स है और ये डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से पार्ट में कौन से फंक्शन किए जाते हैं। उससे पहले एक एक्टिविटी यहाँ पे दिया गया है 6.3। तो इस एक्टिविटी में बोला गया है कि आप 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए और दोनों में ही एक स्टार्च सॉल्यूशन ले लीजिए। यहाँ पे स्टार्च लीजिए, इसमें भी स्टार्च ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि इसमें आप अपना सलाइवा डाल दीजिए, आपका जो थूक है वो इसमें डाल दीजिए, लार्ज जिसको बोलते हैं आप, और उसके बाद दोनों का आयोडीन टेस्ट कीजिए। अब चूंकि इसमें स्टार्च है तो आयोडीन टेस्ट करने के बाद ये इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें भी स्टार्च था, लेकिन हमने क्या डाल दिया, सलाइवा डाल दिया, ठीक है। जिस वजह से जो सलाइवा था वो उस स्टार्च को थोड़ा ब्रेक डाउन कर दिया, उस वजह से यहाँ पर उतना अच्छा ब्लू ब्लैक कलर हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे सलाइवा में ज़रूर कुछ ना कुछ था। तो देखते हैं क्या था। तो मुंह के अंदर एक काम तो होता है कि फूड को वेटेड भिगाया जाता है अच्छे से, ठीक है। और दूसरा काम होता है हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड है जो कि सलाइवा सिक्रेट करता है, ठीक है। और हमारे सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। एंजाइम आपको पता है क्या होता है, हमने अभी देखा था। एंजाइम ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कॉम्प्लेक्स को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे मुंह में ही एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, और ये इसका काम क्या है, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू सिंपल शुगर। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। अमाइलेज ब्रेक डाउन करते हैं स्टार्च को इनटू सिंपल शुगर। तो यही रीज़न था जिस वजह से हमें यहाँ पे जो दूसरा जो टेस्ट ट्यूब था इसमें तो ठीक था क्योंकि इसमें हमने सलाइवा नहीं डाला था, लेकिन इसमें स्टार्च भी था और सलाइवा भी डाला था, तो सलाइवा ने स्टार्च को ब्रेक डाउन कर दिया सिंपल शुगर में। इसलिए यहाँ पे जब आयोडीन टेस्ट किए तो यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर में देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो खाना अब हमारे मुंह से निकल चुका है और अब यहाँ से नीचे जा रहा है, ओसोफेगस से होते हुए नीचे जा रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको भी ये बात पता होगा कि फूड कभी कंटिन्यूअस मूव नहीं करता है, एक छोटे टुकड़े में होकर यहाँ से फूड नीचे जाता है। इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। और ये मूवमेंट पूरा यहाँ तक फॉलो होता है, पूरा एंड तक। हम लोग तो यहीं पे सिर्फ महसूस कर पाते हैं, लेकिन ये सब मूवमेंट यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए, अब खाना हमारा फूड पाइप से होते हुए कहाँ चला गया है, स्टमक में चला गया है। फूड पाइप में कोई जब बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता नहीं है, अब स्टमक में कुछ काम होगा। स्टमक में उस खाने का 3 चीज़ इंतजार कर रहा होता है। स्टमक के अंदर 3 चीज़ है। पहला हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा हो गया पेप्सिन और तीसरा हो गया म्यूकस, ठीक है। देखते हैं तीनों का क्या क्या काम है। सबसे पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 2 काम है। नंबर 1, चूँकि ये एसिड है तो वो फूड को क्या करता है, एसिडिक बना देता है, एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने का फ़ायदा क्या है, जब वो फूड जो है वो एसिडिक जब हो जाएगा तब ये जो पेप्सिन नाम का एक एंजाइम है वो उस पर अच्छे से काम कर पाएगा, ठीक है। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस फूड को एसिडिक बनाते हैं। पहला काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये रहा। और दूसरा काम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये कि अगर उस फूड में कोई बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है तो वो बैक्टीरिया को भी ये किल कर देते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 2 काम आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम सो दैट द एंजाइम पेप्सिन कैन एक्ट इन ए डिफिशिएंट मैनर, और दूसरा, इट किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। दूसरा है पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये पेप्सिन जो है इस खाने में जो भी प्रोटीन था उस प्रोटीन को थोड़ा डाइजेस्ट कर देता है। और तीसरा है म्यूकस। म्यूकस का मतलब
कफ जो आपका हो गया, बलगम जिसको बोलते हैं, तो पेट में कफ भी प्रेजेंट है। उस कफ का काम क्या है कि पेट में चूँकि एसिड है तो पेट का जो चमड़ी है वे एसिड उस चमड़ी को ख़राब ना कर दे, इसलिए यहाँ पे कफ प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो म्यूकस है, म्यूकस का काम हो गया टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एसिड। समझे? चलिए, तो यहाँ पे लिखा है द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। एसिड से बचाते हैं स्टमक को। तो पेट में ये सब काम हुआ। अब पेट में एक मसल है स्टमक के एंड में जिसको बोलते हैं स्पिंस्टर मसल, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये स्टमक है तो स्टमक का एंड जो है यहाँ कहीं पर स्पिंस्टर मसल होगा। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये रेगुलेट करता है कि यहाँ से कुछ निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाए। ऐसा नहीं कि एक बार में जितना खाना गया फिर सारा का सारा निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, ऐसा नहीं होता है। स्मॉल स्मॉल अमाउंट में रिलीज करते रहता है यहाँ से। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। नाउ द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड आपका कहाँ एंटर कर गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आप देखिए असली कहानी अब यहाँ पे घटने वाला है। कहानी का बोल सकते हैं हीरो है ये। सबसे पहला स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एक लॉन्गेस्ट पार्ट है ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, सबसे लंबा पार्ट है। ठीक है, दूसरा बात यहाँ पे एक छोटा सा बात बताया गया है कि हार्बीवोरस जो कि मेनली घास खाते हैं उनके शरीर में स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है थोड़ा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो घास खाते हैं और घास में क्या होता है, सेलुलोज होता है, और सेलुलोज को पचाने के लिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ थोड़ा लंबा होता है। लेकिन जो कार्निवोरस होते हैं, ठीक है, उनके शरीर में स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा शॉर्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग मेनली मीट खाते हैं और मीट ईजी टू डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए, एक मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एक ऐसा साइट है, ऐसा जगह है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है तीन चीज़ों का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। ठीक है, हमारे खाने में ये तीनों चीज़ प्रेजेंट होते हैं, इन तीनों को तोड़ना ही मेन काम है। तो देखिए, और ये सब तीनों ही क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको तोड़ के सिंपल सब्सटेंस बनाना है। तो इसको इन तीनों को तोड़ने के लिए बहुत सारे चीज़ आते हैं। सिक्रीशंस ऑफ द लीवर एंड पैनक्रियाज फॉर दिस पर्पस इट रिसीव्स। ठीक है, इट रिसीव्स लीवर का जूस और पैनक्रिया का जूस अपने पास लेता है वो। देखते हैं कहाँ पे है लीवर और कहाँ पे पैनक्रिया। ये देखिए, ये तो आपका हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये आपको दिख रहा है ब्राउन कलर का, ये लीवर है आपका। ठीक है, और ये हो गया आपका पैनक्रियाज। तो लीवर से भी कुछ जूस यहाँ पे सिक्रेट किया जाता है और पैनक्रिया से भी कुछ जूस यहाँ से सिक्रेट किया जाता है। ठीक है, दोनों अपना अपना रस दे देते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद देखिए, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। अब पेट से खाना निकला है वो तो ज़रूर एसिडिक ही होगा क्योंकि वो एसिड से निकला हुआ है, लेकिन अब उस एसिडिक फूड को अल्कलाइन बनाना जरूरी है। अल्कलाइन मतलब बेसिक बनाना जरूरी है, ताकि पैनक्रियाज से जो जूस आ रहा है उसमें जो एंजाइम है वो उसके ऊपर अच्छे से काम कर पाए। तो ये फूड को बेसिक बनाने का काम कौन करता है? तो उस फूड को बेसिक बनाने का काम ये बाइल जूस करता है। बाइल जूस वो जूस है जो लीवर से आ रहा है। लीवर से जो जूस निकल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बाइल जूस। ठीक है, जो उसने छोड़ा था। तो बाइल जूस का पहला काम हो गया, इट मेक्स द फूड अल्कलाइन, और दूसरा काम होता है कि वो फैट पे एक्ट करता है। फैट जो होता है वो लार्ज बड़े बड़े ढेले के रूप में होता है, लार्ज ग्लोब्यूल्स का रूप में होता है। अगर फैट ऐसे बड़ा बड़ा क्वांटिटी में होगा तो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो होना क्या चाहिए कि इस फैट को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना जरूरी होता है ताकि अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए। ठीक है, तो इस बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ने का काम कौन करता है? यही बाइल जूस करता है, जो लीवर रिलीज करता है। समझ रहे हैं बात को? और इस प्रोसेस को, इस बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में टूटने का प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, और ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट। समझे कि नहीं समझे यहाँ तक? तो बाइल जूस का दो काम आपको याद रखना है। नंबर 1, इट मेक्स द एसिडिक फूड अल्कलाइन, और नंबर 2, इट परफॉर्म्स द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, उसके बाद देखिए, फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम। वही बात लिखा गया है कि फैट बड़े बड़े ढेले के रूप में होते हैं जिसपे एंजाइम उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो बाइल सॉल्ट उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। ठीक है, छोटे छोटे ढेले में तोड़ देते हैं ताकि इंक्रीज हो जाए द इफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम अच्छे से उस पर काम कर पाए। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया बाइल जूस का काम। बात करते हैं पैनक्रियाटिक जूस। जो पैनक्रिया से जो जूस निकला है,
आप समझ तो रहे ना, कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे? देखिए ये जो लीवर था, इसमें से जो जूस निकला था उसको बोलते हैं बाइल जूस। बाइल जूस का 2 काम हमने देख लिया। अब पैनक्रियास से जो जूस निकला है, देखते हैं वो क्या क्या काम करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द पैनक्रियास सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस निकलता है वहाँ से, पैनक्रियास से, जिसमें एंजाइम्स होता है। मेनली 2 एंजाइम है, जो पहला है ट्रिप्सिन और दूसरा है लिपेज। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना और लिपेज का काम है इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन करना। समझे कि नहीं समझे? तो ट्रिप्सिन भी एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और लिपेज एक एंजाइम है जो कि टूटा हुआ फैट जो था, छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स थे, उसको और ब्रेक डाउन करना। ठीक है, तो ये हो गया पैनक्रियाटिक जूस का काम। आगे देखते हैं। अब चूंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पहले से कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं इंटेस्टिनल जूस। ठीक है, तो इस इंटेस्टिनल जूस में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो एंजाइम क्या करते हैं, फाइनली प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, और फैट को ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि ये जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, और एमिनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये सब हो गया सिंपल सब्सटेंसेस। तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ब्रेक हो गया, समझ रहे हैं, मतलब फूड डाइजेस्ट हो गया। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए, डाइजेस्ट तो हो गया, लेकिन अब फूड को अब्जॉर्ब भी करना है। तो उस अब्जॉर्ब करने के लिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, उंगली जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विल्ली बोलते हैं, VILLI। ठीक है, इस विल्ली में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड का सप्लाई होता है, ताकि खून के जरिए तो वो फूड को अब्जॉर्ब किया जाएगा, और फूड जो अब्जॉर्ब होकर खून में आएगा, वो खून के जरिए शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो काम यहाँ पे होता है। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विल्ली विच इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर ऑब्जर्प्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि विल्ली का फंक्शन क्या है, सर्फेस एरिया बढ़ा देता है ऑब्जर्प्शन करने का। अगर विल्ली नहीं होता तो ऑब्जर्प्शन करने में टाइम लगता। ठीक है, लेकिन विल्ली के जरिए ऑब्जर्प्शन जल्दी जल्दी हो जाता है। The villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body. Blood vessel होते हैं जो फूड को हर सेल में ले जाते हैं। Where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and repair of old tissues. जहाँ पे हम लोग ग्लूकोज को यूज़ करके एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और इस प्रोटीन और फैट को यूज़ करके न्यू टिश्यूज़ और ओल्ड टिश्यूज़ को रिपेयर करते हैं। न्यू टिश्यूज़ को बनाते हैं, ओल्ड टिश्यूज़ को रिपेयर करते हैं। समझे यहाँ तक? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देखिए कितना सारा काम होता है, इसलिए हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन बोलते हैं। और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है 1 मार्क्स के लिए कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो आपको लिखना होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब हमारा खाना निकल के कहाँ पहुँच गया है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में एक ही काम होता है कि वहाँ पे वाटर को अब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, और वहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। उसके बाद जो है द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी विया द एनस। फिर एनस के जरिए वो मटेरियल रिमूव कर दिया जाता है, जो वेस्ट मटेरियल बचा है। देख पा रहे हैं, ये लास्ट वाले पार्ट को एनस बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे द एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल इज़ रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंस्टर। और ये वेस्ट मटेरियल निकालने का काम कौन रेगुलेट करता है, एनल स्पिंस्टर। हम लोग टॉयलेट को रोक पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मसल। ठीक है, यही मसल के जरिए हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, एनल स्पिंस्टर। और ऐसा ही एक मसल आपको यहाँ पे भी देखने को मिला था स्टमक में, स्पिंस्टर मसल, जो कि स्टमक में प्रेजेंट था। ठीक है, जो फूड रिलीज को रेगुलेट करता है टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हमने समझ लिया कि कैसे हमारे शरीर में काम होता है। उम्मीद करता है आपको बहुत चीज़ नया चीज़ सीखने को मिला होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो डिफरेंस आप पहले तो डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। दूसरा, ये सिंपल सब्सटेंस को यूज़ करते हैं और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को यूज़ करते हैं। उसके बाद लिख सकते हैं कि ये लोग क्लोरोफिल का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, और ये क्लोरोफिल नहीं होता इनमें, और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं। और इसमें कुछ एग्जांपल दे दीजिए, इसमें भी कुछ एग्जांपल दीजिए, तो 3-4 पॉइंट का डिफरेंस बन जाएगा। दूसरा, वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, सनलाइट मिलता है फ्रॉम द सन, वाटर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब मिल जाता है सॉइल से इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड। एसिड का रोल क्या है हमारे पेट में, 2 काम था। नंबर 1, किल्स द बैक्टीरिया। नंबर 2, इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम फॉर द पेप्सिन टू एक्ट एफिशिएंटली। ठीक है।
चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का फंक्शन क्या है? तो पहले तो आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स का नाम लिखना है। सर नंबर 1 एमाइलेज, फंक्शन में लिखिएगा स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है इनटू सिंपल शुगर। दूसरे में दीजिएगा पेप्सिन, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तीसरा दीजिएगा ट्रिप्सिन, ये भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। चौथा लिपेज, जो कि किसको डाइजेस्ट करता है? फैट को, इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं यहाँ पे। पांचवा क्वेश्चन है, हाउ इज इन स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू ऑब्जॉर्व डाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन का डिजाइन कैसा होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ ऑब्जॉर्व कर पाए? तो इसके लिए आपको ये आंसर देना होगा। द इनर लाइनिंग में न्यूमरस फिंगर लाइक पोजीशन होता है जिसको विल्ली बोलते हैं, जो सरफेस एरिया को इंप्रूव कर देता है। और इस विल्ली में रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, जो कि ऑब्जॉर्व फूड को डिफरेंट पार्ट्स में ले जाते हैं, डिफरेंट सेल्स में ले जाते हैं। तो ये पूरा आपको लिखना होगा। ठीक है, तो बस ये हो गया कुछ क्वेश्चंस। तो बस इतना ही है, फिर वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आशा क्लास समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी हार्ड वर्क लगता है। और आप लाइक कीजिएगा तो मेरे को समझ में आएगा आपको वीडियो पसंद आया है। ठीक है, और कोई भी अगर डाउट रह गया हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछा कीजिए। और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 10 से रिलेटेड काफ़ी सारे एक्सक्लूसिव वीडियोज़ मिलेंगे आपको। ठीक है, और आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, और भी डिफरेंट सब्जेक्ट का वीडियोस आपको वहाँ पे मिलेगा, आपको जरूर वो पसंद आएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हम लोग रेस्पिरेशन को खत्म करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय।